स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक स्टेट है मिजोरम, जहां पे रह रहे लोगों को हम जू एथनिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। हाल ही में ये जू लोग जो हैं वो चर्चा में आए, इनको लेके बहुत विवाद हुआ। यह विवाद आज का नहीं है, यह विवाद कई सालों का है, कई दशकों का है। लेकिन यह विवाद जो है अब फिर आग पकड़ने लगा है, फिर चिंगारी लगने लगी है इस विवाद को। और साथ में सिर्फ जू लोगों का विवाद छोड़ दीजिए, मिजोरम के जो सिटिंग सीएम हैं जिनका नाम है लालदुहोमा, वो सितंबर 2024 में जब यूएसए पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत विवाद से भरा हुआ स्पीच दिया। यूएसए के 2 स्टेट्स में जब इन्होंने क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को एड्रेस किया तो वहां पे इन्होंने बात करी कि जू लोग चाहते हैं कि उन्हें रीयूनिफाई किया जाए, और रीयूनिफिकेशन कैसे होगी और एक बड़ी स्टेट बनाई जाए। हम चाहते हैं हम भारत के अंदर रहें, लेकिन हम एक बड़ी स्टेट चाहते हैं, और उस बड़ी स्टेट में कौन कौन सा स्टेट्स, कौन कौन सी जगहें जो हैं उस स्टेट का हिस्सा होंगी, वो म्यांमार की चिन स्टेट उनका हिस्सा होगी। बांग्लादेश के चिटागोंग डिवीजन में मेरे दोस्तों बंदरबान जगह है, वो जगह जो है इनका पार्ट होगी। मिजोरम पूरा और मणिपुर की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे कुकीज रह रही हैं उनको भी जोड़ के एक क्या बनाया जाएगा मेरे दोस्तों, जू के लोगों के लिए स्टेट्स बनाई जाएगी, जिस स्टेट का नाम क्या होगा, जिस स्टेट का नाम होगा जोगम या मेरे दोस्तों जालिंगम। और आखिरकार उन्होंने यूएसए में जाके ये कंट्रोवर्शियल बयान क्यों दिया और अभी क्यों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जो कुकीज और मेतीस के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है मणिपुर में, हजारों कुकी ग्रुप्स जो हैं जो म्यांमार में रह रहे थे वो हथियारों से लैस होके मेरे दोस्तों अभी कहां पहुंचे हुए हैं, आपके मणिपुर में। और ये वायलेंस आप देख लो, आप इतना भयानक हो चुका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आफ्स्पा वहां पे लगाना पड़ा, वहां पे सीआरपीएफ की कई बटालियन को भेजना पड़ा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से जो म्यांमार और आपका इंडिया का जो बॉर्डर है इसकी पूरी फेंसिंग कर देंगे। अब जो फेंसिंग होगी, तारे लग जाएंगी, तो चिन ग्रुप में रह रहे जो हैं वहीं पे रह जाएंगे, जो जू ग्रुप जो चीन में रह जाएगा। तो इससे जो एजेंडा है जोरो का एजेंडा क्या है? जोरो का एजेंडा है कि एक नया जू स्टेट बनाया जाए, वो एजेंडा पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यही मिजोरम के सीएम नहीं चाहते। मिजोरम के जो सीएम है उनको पता है कि मेरी पॉलिटिक्स और मेरा अस्तित्व अगर मिजोरम में बनाए रखना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जू लोगों की इस डिमांड को हमेशा बरकरार रखा जाए। और अगर ये फेंसिंग हुई तो पूरी तरीके से क्या होगा, मूवमेंट कट डाउन हो जाएगा और मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म। और अगर आप देखेंगे जब ये यूएसए में पहुंचे तो यूएसए में इन्होंने कई बार बोला कि ये फेंसिंग नहीं होनी चाहिए, ये फेंसिंग गलत है, लेकिन बोलने का तरीका उनका बहुत डिप्लोमेटिक था। लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से यह दर्शा रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में है। और यही कारण है कि उनकी जो स्टेटमेंट इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई। और इन जू लोगों को एक देश बैक कर रहा है, उस देश का नाम है यूएसए। यूएसए को क्यों दिलचस्पी है, और यूएसए की अभी बहुत ही खुराफाती बातें जो हैं वो लाइमलाइट पे आई जब शेख हसीना जो है असाइलम के लिए भारत पहुंची। और शेख हसीना ने कुछ ऐसी बातें रिवील करी जो सीधा उंगली किसके तरफ करती, यूएसए की तरफ। और शेख हसीना ने जो एलिगेशंस लगाए, उन्होंने डायरेक्टली यूएसए का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता था ये यूएसए ही है। और यूएसए जो है वो सिर्फ जू लोगों को मदद नहीं कर रहा है कि वो स्टेट बनाए भारत के अंदर, बल्कि वो ये मदद कर रहा है कि एक आजाद देश बने, क्रिश्चियन समुदाय का एक आजाद देश बने। बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के कुछ हिस्से को जोड़ के एक देश बनाया जाए। आप बोलोगे सर ये आप क्या बातें कर रहे हैं? आप गूगल कीजिए, गूगल करके डालिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स जो हैं आपको बताएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। यूएसए ये पहली बार नहीं करने जा रहा है कि वो एक नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है। और नया देश बनाने की कोशिश करने में उसका क्या इंटरेस्ट है? बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट है चाइना को काउंटर करना, उसका इंटरेस्ट है मेरे दोस्तों इंडिया के बढ़ती हुई ताकत को पूरी तरीके से रोकना। इंडिया कल को इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो यूएसए के हाथ से बाहर निकल जाए, कल को भारत जो है वो सुपर पावर ना बन जाए। अब यूएसए आज से नहीं कई दशकों से
यह कोशिश कर रहा है कि उसे साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया में उसे कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पे वो अपना मिलिट्री बेस बना पाए। तो यूएसए ने क्या किया, एक अपना अंग्रेज एजेंट भेजा। अब शेख हसीना ने यूएसए को डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया, लेकिन शेख हसीना ने बोला कि पिछले साल 2023 में मेरे पास एक गोरा बहुत सुंदर ऑफिसर आया, हट्टा कट्टा ऑफिसर, वो मेरे पास बैठा, उसने बोला कि मैं आपको यह वादा करता हूं कि अगर आप यूएसए को मिलिट्री बेस बांग्लादेश में अगर बनाने देंगे तो हम आपको चुनाव जिता करेंगे। अवामी लीग जो है चुनाव जीतेगी, जिसको लेके शेख हसीना ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे लोगों का इतना प्यार है कि मैं खुद से ही चुनाव जीत जाऊंगी। लेकिन हुआ क्या फिर हालत, और शेख हसीना ने यह ब्लेम किया कि भाई इसके पीछे यूएसए है। आज अगर मेरे देश के लोग मेरे खिलाफ हुए हैं, अपोजिशन पार्टी जो मुझे गद्दार का नाम दे रही है, तो इसके पीछे पूरा यूएसए का बैकिंग है। यूएसए ने फिर अपनी चाल चली, अपना प्रोपेगेंडा चला, और उसमें क्या किया, अवामी लीग की जो अपोजिशन पार्टी थी, जो सेकंड मोस्ट पावरफुल और फेमस पार्टी है बांग्लादेश में, इसको बोलते हैं बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, उसको खड़ा किया और पूरी तरीके से माहौल इतना खराब किया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और अब ये बांग्लादेशी जो नेशनलिस्ट पार्टी है, ये पूरी तरीके से इंक्लाइंड है यूएसए की तरफ। अब सवाल यह है कि यूएसए मिलिट्री बेस यहां पे क्यों चाहता है, और यूएसए एक नया देश ही क्यों बनाना चाहता है, और यूएसए इन जू लोगों को सपोर्ट कर रहा है। एक डॉट में कनेक्ट करूंगा, जू लोग क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनिटी धर्म को बिलोंग करते हैं, और इनको पता है अगर एक धर्म होगा तो झुकाव होगा, और जब झुकाव होगा तो कंट्रोल कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे तो अपनी सारी बातें मना पाएंगे। इसलिए यूएसए जू लोगों को, मिजोरम में रह रहे लोगों को पूरी तरीके से बैक कर रहा है कि आप सिर्फ इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं, आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री की बात करें, आजाद कंट्री, इंडिया से बाहर। और सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश के हिस्से को जोड़ के आपको एक नया जोगम करके स्टेट बना के दी जाएगी। अब मेरे दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये जू लोग आए कहां से, ये है कौन है, राइट, और किस तरीके से ये आज इतना बड़ा विवाद और इतनी बड़ी जो है आपकी थ्रेट है कंट्री के, भारत के इंटरनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा को। दोस्तों, जू लोग जो है, बोला जाता है ये ओरिजिनली कहां के इनहैबिटेट है, कहां के रहने वाले, चिन स्टेट के। म्यांमार में एक हिल है जिसका नाम है चिन हिल, वहां पे मेरे दोस्तों ये जू लोग जो आए, और उस वक्त ये क्रिश्चियन धर्म को बिलोंग नहीं करते थे, उस वक्त ये क्रिश्चियनिटी को बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते थे। और इन जू लोगों में कौन से ग्रुप को जोड़ा जाता है, जोमी, किनको मेरे दोस्तों, आपका जोमी, चिन, कुकी और मिजो। याद कीजिए, कुकी कौन है, क्रिश्चियन है। कुकी कहां रहते हैं, मणिपुर में रहते हैं। कुकी का ही तो विवाद चल रहा है मैथिस के साथ, कुकीज का ही विवाद चल रहा है मैथिस के साथ। अब मेरे दोस्तों, आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो ये असल में यहां के रहने वाले, फिर जब आबादी बढ़ी, मूवमेंट होती है, आपको पता है हम इधर से उधर मूव करते, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग जो है यहां से निकल के मेरे दोस्तों मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में यहां पे जाके सेटल हो गए। यह बात कर रहा हूं मैं आजादी से पहले की, अंग्रेजों के आने से पहले की बात कर रहा हूं। अब जब अंग्रेज आए भारत में, अंग्रेज ने देखा ये तो भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहां पे रिसोर्सेज भरे हुए, जंगल है, यहां पे फॉरेस्ट है, लकड़ियां, कोल है, क्रूड ऑयल है, तो भाई ये तो सोने की चिड़िया मिल गई है, जितना पैसा निकाल सकते, जितना पैसा ड्रेन कर सकते कर लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता ये फैलना स्टार्ट हुए, और फैल के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पहुंचे तो इनको बहुत अजीब लोग पहली बार देखे, जो बहुत ही प्रिमिटिव लाइफ जीते थे, उनको ट्राइबल लोग बोला गया, जो जिनके कस्टम्स, जिनके रिचुअल्स बहुत अलग थे। अब यहां पे अपना वर्चस्व बनाने के लिए अंग्रेजों को बहुत दिक्कत आ रही थी, तो अंग्रेजों के बड़े तरीके थे भारत में रूल करने के। एक तरीका था जहां पे फोर्स की जरूरत है, जहां पे ताकत की जरूरत है, जहां पे सिपाहियों की जरूरत है, जहां पे मारकर क्या कर रहे हैं उसकी जगह को लेना, वो भी करेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे हम मार नहीं सकते, कहीं कहीं पे क्या करो भाई साहब, क्या करो, उनको अपने धर्म में बदल दो,
तो आप देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले क्रिश्चियन धर्म तो था ही नहीं भारत में। जब ब्रिटिशर्स आए तो उनको पता था कि हमें लंबे समय तक अगर यहां पे रहना है, अपने बिजनेस को चलाना है, यहां के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा, यहां के लोगों को अपने जैसा बनाना पड़ेगा। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज को लाया गया और क्रिश्चियन मिशनरीज को मेरे दोस्तों आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भेजा गया कि आप जाके क्या करो, इनका धर्म परिवर्तन करो। और आप मानेंगे, जू का एक बंदा, जू एथनिक ग्रुप का एक बंदा आज ऐसा नहीं है जो क्रिश्चियन ना हो। एंड दे आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड विथ क्रिश्चियन रिचुअल्स, विथ क्रिश्चियन कस्टम्स। अब अंग्रेजों ने यह करके तो निकल गए, उसके बाद भारत को मिली आजादी, म्यांमार देश भी बना, बर्मा जिसे बोलते थे। अब म्यांमार देश बना, भारत जब बना तो भाई सीमाएं बनी। क्या बनी सीमाएं? तो यह है सीमा, यह है बाउंड्री, राइट, भारत और म्यांमार के बीच में। और यह है बाउंड्री किसके बीच में? बांग्लादेश और किसके बीच में? भारत के बीच में। अब जू जो है वो कहां रह रहे थे? यहां पे इस पूरी जगह में जू रह रहे थे। अब जब ये मेरे दोस्तों आपकी सीमा बनी तो कुछ जू जो है यहां रह गए, कुछ जू के लोग यहां रह गए और कुछ जू के लोग मेरे दोस्तों आपका मिजोरम में। अब भारत की सरकार, उस वक्त भारत सरकार जो थी, उनको एक बात समझ आई कि जू के लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी आ चुकी है, क्योंकि ये बढ़ चुके थे और इसका बहुत दुख था इनको ऐसा लगा कि हमारे कल्चर को, हमारे कस्टम को, हमारे क्रिश्चियनिटी धर्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो भारत ने क्या किया मेरे दोस्तों, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड करे, इनको स्पेशल प्रोविजंस दिए, अपने कल्चर को, कस्टम को बचाने के लिए इनको राइट्स दिए एक्स्ट्रा। वहीं पे इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा भी दिया। शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा अगर आपको मिलता है, एसटी स्टेटस अगर आपको देते, तो आपको भारत सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे फंड्स आते, बहुत सारी सहूलतें दी जाती। इस तरीके से भारत ने यहां पे जू के लोगों को सिक्योर फील करवाया। और वहीं पे मेरे दोस्तों जो म्यांमार में जू के लोग रह गए, अब ये क्रिश्चियन धर्म को बिलोंग करते थे। म्यांमार में जो मेन ग्रुप है वो जुंटा लोग बुद्धिज्म धर्म को बिलोंग करते हैं। उन्होंने इन पे अत्याचार करना स्टार्ट कर दिए। अब जब अत्याचार हुए, उस अत्याचार को मेरे दोस्तों खत्म करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, मिलिटेंट ग्रुप बना दिए। अब म्यांमार में आज भी ये लोग लड़ रहे हैं, किस ग्रुप के नाम से? चीन नेशनल फ्रंट, चीन नेशनल डिफेंस फोर्स। और लगातार जो है इनकी जुंटा ग्रुप के साथ क्या हो रही है, लड़ाई होती है। वहीं पे बांग्लादेश में किस जगह में आज के टाइम पे जू के लोग मिलते हैं? चिटागोंग डिवीजन आपने सुना होगा। चिटागोंग डिवीजन में मेरे दोस्तों आपका बंदरबान जगह है, वहां पे जू लोग रहते हैं। इनके साथ भी अत्याचार हुआ, क्योंकि अब बांग्लादेश इस्लामिक मेरे दोस्तों रिलीजन को बिलोंग करता है मैक्सिमम। तो वहां पे इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी का इतना पंगा हुआ कि यहां पे भी मेरे दोस्तों वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट होगी और कुकी चिन नेशनल फ्रंट बनाया और ये लगातार जो है लड़ रहे हैं यहां पे बांग्लादेशी फोर्स के साथ। अब दोस्तों जब ये बात बढ़ती गई तो 1988 में इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक संस्था बनाएंगे। उस संस्था का नाम रखा जोरो। क्या नाम रखा? जोरो। जोरो की फुल फॉर्म है जू रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो जू रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका यही मकसद है कि भाई हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। और इंडिपेंडेंट स्टेट हम कैसे बनाना चाहते हैं? म्यांमार के चिन डिस्ट्रिक्ट को हमारे साथ जोड़ा जाएगा, पूरा मिजोरम हमारे पास आएगा, मणिपुर की कुछ डिस्ट्रिक्ट जहां पे कुकीज हैं, और आपका बंदरबान जो डिस्ट्रिक्ट है कहां पे? चिटागोंग डिवीजन में, उसको जोड़ के हमारे लिए आप क्या करें? जोगम करके क्या बनाएं? इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएं। अब आप देखिए यहां पे 3 देशों की सॉवरेनिटी, 3 देशों की आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, म्यांमार, भारत और बांग्लादेश। क्या यह मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है? अब जो आपके एक सिटिंग सीएम है लालदुहोमा, वो बोल रहे हैं कि यह बना दीजिए और हम भारत के अंदर ही रहेंगे। कैसे मनाओगे आप म्यांमार को? म्यांमार की कैसे इन जगहों को अंदर ले जाओगे? कैसे मनाओगे आप बांग्लादेश को? कैसे होगा ये? बहुत मुश्किल है। अब जो कुकी लोग हैं वो भी मेरे दोस्तों जू एथनिक ग्रुप में ही आते हैं। अब कुकी हैं क्रिश्चियन, मैतीज हैं आपके हिंदूज। अब मैतीज जो हैं वो मांग रहे हैं कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। कुकीज बोल रहे हैं कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस ना दे। यही तो सबसे बड़ा विवाद है। यही तो आज इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे आपके अभी तक 250 से ज्यादा लोग मर गए, जो कुकी और मैतीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब कुकी के लोगों ने क्या किया है मेरे दोस्तों? बॉर्डर ओपन
ये बॉर्डर ओपन है, आपको अगर पता हो, क्योंकि 2018 में, राइट, 2018, 19 लिख दिया मैंने, 2018 में भारतीय सरकार ने म्यांमार के साथ मिलकर मेरे दोस्तों क्या किया था, फ्री मूवमेंट रेजिम एक पॉलिसी स्टार्ट करी। फ्री मूवमेंट रेजिम का मतलब क्या है कि अब जू के लोग कुछ यहां रह रहे हैं, राइट, उनको एक दूसरे से मिलने का मन करता है। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्तों ट्राइबल ग्रुप हैं जो आधे म्यांमार में रह चुके हैं, आधे भारत में रह चुके हैं, तो उनको रीयूनाइट होने दिया जाए। तो उनको वीजा के बिना अलाउड है कि वो इंडियन म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करके 16 किलोमीटर म्यांमार की तरफ जा सकते हैं, और म्यांमार में रह रहे ट्राइबल लोग हैं जो बिना वीजा के 16 किलोमीटर कहां एंटर कर सकते हैं, आपके भारत में एंटर कर सकते हैं, और यहां पे कुछ हफ्तों के लिए रहने के लिए उनको इजाजत है, और उसके बाद वो मिलजुल के खुश होके, है ना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, खुशहालता ही बढ़ेगी, फिर वो अपने अपने देश जा सकते हैं। उनको ना म्यांमार की आर्मी रोकेगी, ना आपकी भारत की आर्मी रोकेगी। लेकिन इससे दिक्कत क्या हुई, इससे पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, खास करके मणिपुर की डेमोग्राफी चेंज होगी। अब आपको पता है कि रिसेंटली जो ये कुकी और मैती का मणिपुर में प्रॉब्लम चल रहा है, इससे कितने यहां पे रह रहे चिन लोग जो हैं, कुकी चिन लोग जो हैं, जो म्यांमार में रहते थे, वो सारे शिफ्ट होके आज सेटल हो गए मणिपुर में। हजारों में हैं, लाखों में हैं। अब मैती को यही डर है कि भाई इतने लोग जो हैं आप बाहर से लेके आ गए हो, हम लोगों की सेफ्टी, हम लोगों के बच्चों का फ्यूचर कहां गया, हम लोगों की जमीन पे आप बैठ के आ गए बाहर से। अब सरकार ने कहीं ना कहीं कुकी को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया, इसलिए सपोर्ट किया ताकि ये लोग जो हैं हमेशा अपनापन बनाए रखें, इन लोगों को हमेशा सिक्योरिटी फील हो। लेकिन अब कुकी जो है, बहुत सारे जो म्यांमार में रह रहे कुकीज को यहां पे सेटल करने के बाद अब ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई कुकी स्टेट बनाई जाए। और कुकी ये लोग ये बोल रहे हैं कुकी स्टेट जो बनेगी उसको किसके साथ जोड़ा जाए, जो आपके मिजोरम के जू के लोग हैं, जू के लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, अब ये जो जू लोग हैं ना, इनको पूरी तरीके से कौन सपोर्ट कर रहा है, यूएसए। फुल सपोर्ट है यूएसए का, फुल सपोर्ट यूएसए का। मैं आपको दिखाता हूं कि इनका एक मेरे दोस्तों हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे, यूएसए में, जिसको बोलते हैं बैप्टिस्ट चर्च। जू का अगर कहीं हेडक्वार्टर है जू कम्युनिटी का, वो कहां पे आपका मेरे दोस्तों, यूएसए में। और यूएसए पूरा बैक कर रहा है इनको। पिछली बार यूएन में रेजोल्यूशन भी पास किया गया, इवन के इजराइल का जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो भी सपोर्ट करता है कि एक सेपरेट स्टेट जो है, कुकी स्टेट जो है, बना के दी जाए। अब यह भारत के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है जब मिजोरम का एक सिटिंग सीएम भी ऐसी ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करे, बैक करे, तो यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है। और अब यूएसए ने इस पर बहुत जोर डालना स्टार्ट कर दिया है। अगर आप देखेंगे, मुझसे पूछेंगे कि यूएसए क्यों आखिरकार क्यों सपोर्ट करता है, कारण क्या सपोर्ट करने का, बहुत सिंपल है। यूएसए चाहता है कि साउथ एशिया में यूएसए की पकड़ बने ताकि चाइना को रोक पाए, चाइना को खत्म कर पाए। क्यों? क्योंकि म्यांमार जो है पूरी तरीके से चाइना का सपोर्ट लेता है। अब चाइना में भी बुद्धिज्म धर्म, म्यांमार में बुद्धिज्म धर्म। म्यांमार में तो कोई मिलिट्री बेस बनने से रहा नहीं, वो बनने नहीं देंगे, चाइना बनने नहीं देगा। बांग्लादेश में मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो बांग्लादेश कभी भी नहीं चाहेगा कि यूएसए जो है वहां पे आके क्या बनाए, मिलिट्री बेस बनाए। तो उस स्टेट, उस एरिया में अगर पकड़ बनानी है, एक ही तरीका पकड़ बनाने का, नया देश बना दो। जैसे पनामा में किया 1907 में, कोलंबिया से मेरे दोस्तों पनामा को निकाल के एक नया देश बनाया। क्यों? क्योंकि एक नया ट्रेड रूट बनाना चाहते थे, एक नया कैनाल बनाना चाहते थे जो सबसे शॉर्ट ट्रेड रूट हो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ जोड़ने के लिए। जब कोलंबिया से वो जमीन मांगी गई कि आप हमें वो जमीन दीजिए, कोलंबिया ने मना कर दी। जब कोलंबिया ने मना किया तो उस जमीन में, यानी कि पनामा में रह रहे लोगों को इन्होंने भड़काया, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया और एक नया देश बना दिया पनामा। चेक कीजिए 1907 में बना। फिर उसके बाद 1990 के दशक में इंडोनेशिया से पंगा हुआ यूएसए का, और जब इंडोनेशिया ने यूएसए को नहीं अलाउ किया तो यूएसए ने क्या किया, एक नई कंट्री बना दी जिसका नाम है ईस्ट तिमोर। आप उठा के देखिए आज ईस्ट तिमोर में कितना इन्फ्लुएंस है, कितनी इंक्लाइंड है यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ। अब देखिए होगा क्या, जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात,
जहां पे ये स्टेट निकालने की बात की जा रही है, ये निकालने की बात की जा रही है, आपको पता है कितना मिनरल रिच है। यहां पे आपका ऑयल मिल रहा है, गैस मिल रही है, मिनरल्स मिल रही है, ड्रग का बहुत बड़ा हब है। तो यूएसए को पता है कि यूएसए को यहां पे बहुत मुनाफा होने वाला है अगर ये जगह यूएसए के कंट्रोल में आ जाए। और दूसरा, जब यहां पे चल ही क्रिश्चियन धर्म रहा है, राइट, क्रिश्चियन धर्म रहा है, तो दिक्कत क्या है? जब अब क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन को सपोर्ट यूएसए करेगा तो ऑब्वियसली वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी, जो आपका लीडर जो भी होगा उस देश में, वो तो पूरा यूएसए की पॉलिसी के साथ चलेगा। इसीलिए यूएसए चाहता है कि भाई अब जब बांग्लादेश तैयार नहीं है तो क्यों ना हम एक नया देश बना। मैं आपसे पूछता हूं, ये ओपिनियन आपसे मांगता हूं कि आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या सोचते हैं कि वाकई में इसके पीछे यूएसए है? और वाकई में जो अभी रिसेंटली मिजोरम के सीएम ने जो ये स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने बोला कि 1988 के टाइम पे, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, ये ना आपके कमान से निकला हुआ तीर है। आप जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पोजीशन पे बैठते हो, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठते हो, तो आपके मुंह से हर एक शब्द निकले हुए बहुत मायने रखते हैं। बहुत एक पतली लाइन, एक थिन लाइन होती है, अगर आपने थोड़ा सा भी क्रॉस किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और नुकसान हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे कि जोरो रीयूनिफिकेशन के लिए कांग्रेस पार्टी बात करती है, कैसे रीयूनिफाई करोगे यार? आधे बांग्लादेश में रह रहे, म्यांमार में रह रहे, कैसे रीयूनिफाई कर लोगे? कैसे पॉसिबिलिटी है? और कुछ स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टीज, मिजो नेशनल फ्रंट जो अभी ऑपोजिशन में है, और अभी जो पॉलिटिकल पार्टी मिजोरम में जो सरकार बनाए बैठी है उसका नाम है जोरम पीपल मूवमेंट। इन्हीं के मेरे दोस्तों आपके हेड कौन है? सीएम अभी मिजोरम के, इनका नाम है लालदुहोमा। ये सब सपोर्ट करते हैं जोरो रीयूनिफिकेशन को। और देखिए, अगर मैं आपको बताता हूं, कल को जैसे लालदुहोमा बोल रहे हैं कि हमें एक स्टेट बना दी, इन सब को जोड़ के जोरो स्टेट बना दो, आप बना दिया, चलो, फिर तो आप इतने यूनिफाई हो गए, आप इतने एम्पावर्ड हो गए कि यूएसए कभी भी यहां पे रिवॉल्ट करवा के भाई साहब आपको नया देश बना देगा। तो अल्टीमेटली जो है, कुछ भी कर लो, ये सेपरेट स्टेट बनेगा अगर हमने ये होने दिया, और हम ये नहीं होने दे सकते। तभी चाइना और भारत ने पूरी कोशिश करी अवामी लीग को, शेख हसीना को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यूएस दोनों चाहते हैं कि यूएसए का इंफ्लुएंस इस जगह पे ना आए। ऐसी कमीनी, ऐसी क्रूअल कंट्री है यूएसए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लगी, बहुत पसंद आई। जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कुछ और स्टोरीज अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ और आप नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को लेके कुछ नई स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। साथ में आप सब बच्चों के लिए, जो बच्चे दे आर एस्पायरिंग एंड दे आर प्लानिंग टू अपीयर इन 2025 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, उनके लिए हम एक स्पेशल कोर्स लेके आए, अ वेल डिजाइन कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट? प्रीलिम्स। उसको बोला है हमने सक्सेस इन प्रीलिम्स, व्हाट? एसआईपी प्रोग्राम। इस एसआईपी प्रोग्राम में प्योरली फोकस किया जाएगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। आपको सिंपल ये करना है कि इस बैच को अफोर्डेबल प्राइसेस में, पूरे भारत में सबसे अफोर्डेबल प्राइसेस में अगर आपने इस बैच को लेना है, तो आप स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। वहां पे आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, www.studiiq.com, या स्टडी आईक्यू की ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डाउनलोड करके जब होम पेज पे जाएंगे तो आपको सिप प्रोग्राम करके मेरे दोस्तों कोर्स दिखेगा, विच इज ओनली अवेलेबल एट व्हाट 5999। यूज माई कोड एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। वहां पे अगर आप RDX कोड अप्लाई करोगे, कूपन कोड, तो यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन इट। जल्दी मिलते हैं आपको इस कोर्स में। नवंबर 30 को स्टार्ट हो रहा है। हर रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी पुरानी वीडियोस को, प्रीवियस वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दिया। ऐसे प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें। वीडियोस को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।